नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हम नए अंदाज में टुनाइट लेकर आ रहे हैं क्योंकि आज हम कर रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद सर्वे। ये सर्वे है मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर, और इस सर्वे में हम बता रहे हैं कि देश की जनता जनार्दन मोदी सरकार के बारे में क्या सोचती है। अभी तक हम 16 प्रश्नों के बारे में आपको बता चुके हैं, बाकी के सवाल बाकी हैं, 9 प्रश्न अभी बाकी हैं, और उन 9 प्रश्नों पर क्या सोचती है देश की जनता, और इसी पर हमारे साथ एक पूरा बड़ा पैनल जुड़ा होगा। पहले चित्र आपको बताएंगी कि शुरुआत के 8 सवालों पर क्या सोचती है देश की जनता, और उसके बाद हम करेंगे अपने पैनल के साथ बड़ी बहस। चित्रा। बिल्कुल दीपक जी, 16 सवाल अब तक हम कर चुके हैं। जनता की राय क्या रही 100 दिनों के नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को लेकर, वो सवाल लेकर सीधे लोगों के बीच हम गए। इंडिया न्यूज, सी वोटर और द संडे गार्जियन का ये सर्वे है जो साफ साफ बताता है नरेंद्र मोदी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर 60 से ज्यादा नंबर पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जिस पर 70% आबादी अभी भी इस बात को मानती है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर अच्छा काम नहीं किया है। बहुत हो चुकी महंगाई की मार, अब तो है मोदी सरकार, फिर भी क्यों है देश का ये हाल? यही वो सवाल है जो हम टटोलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर, क्योंकि 16 सवालों पर जनता की राय हम जान चुके हैं। 17वां सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और इस पर विपक्ष ने बहुत बवाल भी मचाया था। सवाल सीधा सीधा ये, कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद न देकर नरेंद्र मोदी ने ठीक किया क्या? 45.9% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि हाँ ठीक किया, 48.5% लोग मानते हैं कि ठीक नहीं किया, जबकि 5.5% लोग ऐसे हैं जिनका इस पर कोई राय नहीं, यानी कि उन्होंने कहा इस पर ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज जो लोगों को याद रखनी होगी, 7 बार इस देश में ऐसा हो चुका है जब नेता विपक्ष का पद किसी के पास नहीं रहा, और आजादी के बाद तो कांग्रेस पार्टी ने 25 साल तक अलग अलग वक्त पे देश पर राज किया, लेकिन उस समय तक नेता विपक्ष का पद किसी को नहीं दिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा ये था, क्या मोदी ने कश्मीर मसला हल करने की दिशा में सही शुरुआत की है? 68.1% का कहना है कि हाँ, 23.7% लोग हैं जिनका कहना है नहीं, जबकि 8.3% का कहना है कह नहीं सकते हैं। अगला सवाल नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर, और वो सवाल सीधा सा लोगों के पास जाकर हमने ये पूछा, क्या आर्टिकल 370 पर बहस छेड़कर मोदी ने अच्छा किया? क्योंकि सरकारी लोग हैं जिनका कहना है नहीं, जबकि 8.3% का कहना है कह नहीं सकते हैं। अगला सवाल नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर, और वो सवाल सीधा सा लोगों के पास जाकर हमने ये पूछा, क्या आर्टिकल 370 पर बहस छेड़कर मोदी ने अच्छा किया? क्योंकि सरकार को आए कुछ ही दिन हुए थे, तब तक एक मंत्री की ओर से ये शगुफा छोड़ा गया, उस पर 68.8% लोगों का कहना है कि बिल्कुल ठीक किया, 15.4% मानते हैं ठीक नहीं किया, 15.8 का कहना है कि इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला महत्वपूर्ण सवाल जनता के बीच जाकर हमारा था, क्या मोदी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए? 63.7% का कहना है कि शुरू करनी चाहिए, 34% लोगों का मानना है कि नहीं, जबकि 2.3% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा इस मुद्दे पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अगले सवाल का हम रुख कर लेते हैं। 100 दिन सरकार के पूरे होने पर अगला सवाल लोगों के बीच जाकर था, क्या मोदी की पाकिस्तान नीति यूपीए से अलग है? इस पर देखिए, कमोबेश एक जैसी है, 20.5% लोग मानते हैं, बहुत अलग है 61.3% लोग मानते हैं, बेतरतीब है 11.9% मानते हैं, जबकि 6.4% ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि इस पर हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा लोगों के बीच जाकर ये था, क्या मोदी की विदेश नीति अनूठी है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वो विकासवाद की बात करते हैं, विस्तारवाद की नहीं। अभी वो जापान में है और हम देख रहे हैं जापान ने कैसे अपना बना लिया है नरेंद्र मोदी को। 76.3% लोगों का कहना है कि विदेश नीति अनूठी है नरेंद्र मोदी की, 14% का कहना है कि नहीं, जबकि 9.7% ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कुछ कह नहीं सकते हैं। अगला सवाल लोगों के बीच जाकर इंडिया न्यूज का था, और सीधा सा सवाल, क्या मोदी का गंगा सफाई अभियान व्यवहारिक है? 83.6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है हाँ, 13.4% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है नहीं, जबकि 3% लोग हैं जिनका कहना है कि कुछ कह नहीं सकते। और महत्वपूर्ण ये भी है, नमामि गंगे नाम से बजट में हमने देखी थी किस तरह से 2037 करोड़ का प्रावधान किया गया है गंगा के अभियान को लेकर, गंगा सफाई को लेकर, तो उस पर लोगों का जवाब क्या था वो हमने आपको दिखा दिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, 100 दिन सरकार के पूरे होने पर क्या मोदी का लाल किले से भाषण
अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा, क्योंकि परिवार के मुखिया की तरह नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था। 75.5% लोगों का मानना है कि हां, अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं नरेंद्र मोदी। 17.2% का कहना है कि नहीं, जबकि 7.3% ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि इस मुद्दे पर हम कुछ कह नहीं कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल जिनको लेकर हम जनता के बीच गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल दीपक जी वो आपसे मेरा और आपके साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सवाल यह है, पहले भी 7 बार ऐसा हो चुका है जब देश में नेता विपक्ष नहीं था, और आजाद भारत के इतिहास में, जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया, 25 साल तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने किसी को भी विपक्ष का पद नहीं दिया। तो फिर इतना हो हंगामा क्यों कर रहा है विपक्ष? देखिए, हो हंगामा होना ही चाहिए और होगा भी, क्योंकि नेता विपक्ष का पद एक संवैधानिक पद होता है और इस संवैधानिक पद पर जो भी बैठता है उसको कई तरह के प्रिविलेजेस मिलते हैं, उसको कई तरह की सहूलियतें मिलती हैं और साथ ही साथ उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिलता है। इसी के चलते कांग्रेस इस पद को चाह रही थी। कांग्रेस को चाहे वो लोकपाल की नियुक्ति हो, चाहे वो सीवीसी की नियुक्ति हो, चाहे इस तरह के जितने भी पैनल हों, चाहे वो जो नया बनने वाला आयोग है जिसको जुडिशियल कमीशन कहेंगे, जो आगे चलकर जजों की नियुक्ति करेगा, उसमें सहभागिता की बात हो, ऐसे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स होंगी जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन होल्ड करेगा और इसके चलते लोकपाल के चयन की जो कमेटी है उसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे कई सारी चीजें फंसी हुई हैं। इसके चलते चित्रा लीडर ऑफ अपोजिशन पद की मांग की जा रही है। अगर आप पुराने 25 सालों की बात करें और इन 25 सालों की इन सालों की बात करें तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है, दोनों के सिस्टम में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन की जो मांग है या लीडर ऑफ अपोजिशन की जो अनिवार्यता है डिफरेंट कमिटीज में, डिफरेंट जगहों पर, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि ये पद उनको मिले, लेकिन मोदी सरकार है जिसने अड़ंगा लगा दिया है और अब ये पद उनको नहीं मिलने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ऐसे में कांग्रेस को तकलीफ होगी और मोदी सरकार के इस अड़ंगे को जनता भी पसंद नहीं कर रही है, जैसा कि हमने इस सर्वे के अंदर देखा है। सर्वे कहता है जी, बार जब करीब 25 साल में, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था कि अब जो कानून बना है ये 1976-77 के बाद बना, जब इंदिरा गांधी आई थी। उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई कॉन्सेप्ट लोकसभा या राज्यसभा में था ही नहीं, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। तो इसलिए पहले जब था नहीं, इसका प्रोविजन लीगली नहीं था तो कोई होना नहीं चाहिए था। परंतु ये एक परिभाषा जो की जा रही है कि 10% लोग होंगे, ये कानून के अंदर भी है, पर एक 10% के बिना भी बन सकता है। ऐसा भी प्रोविजन है कि राज्यसभा में जैसे है या लोकसभा में है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन न हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, परंतु ऑपोजिशन पार्टी का नेता इन पदों पर होना चाहिए, जो सिलेक्शन करेंगे उसमें बैठना चाहिए, इस तरह की बात हो सकती है। परंतु मुझे लगता है कि जिस तरह की मोदी को मैंडेट मिला है, इनको बड़ा दिखाना चाहिए था। किसी कांग्रेस पार्टी के 40 एमपीज हैं, उनको 20-22% वोट मिले हैं, जनता ने दिया है, तो उनका नुमाइंदा अगर बन सकता है। और बाकी भी विरोधी दल जो है सारे चाहते थे कि कांग्रेस का नेता वहां पर होना चाहिए, कि यूपीए मिलकर के चुनाव लड़ा था। यूपीए प्री अलायंस था, प्री पोल अलायंस था, उनके सब चुनकर के 60 या 62 लोग आए थे, तो लीगली वो बनता है। तो मेरे को लगता है कि किस वजह से उन्होंने नहीं दिया ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि उनका कहना था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उनका यही कहना था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मेरा जहां तक मानना है कि जो लीगल राय ली उन्होंने 44 एमपीज पे ली ना, हाँ उन्होंने 44 एमपी 10% पे ली, जो एक प्रेसिडेंट चलता आ रहा है। परंतु इंटरप्रिटेशन लॉ का अपने पूरा था कि ये राज्यसभा या लोकसभा के चेयरपर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, जो वो फैसला करते हैं सदन को मंजूर होता है। बिल्कुल, अगर नहीं देना तो लीगल राय ले लीजिए, नहीं देना तो लीगल राय मत लीजिए। लेकिन 48% लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक किया। सीधे राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, लीडर ऑफ अपोजिशन का पद देना 48% लोगों को ठीक नहीं लगा है और 45% लोगों को ठीक लगा है। अंतर बहुत कम है, लेकिन बहुत कम ऐसे सवाल हैं जिस पर लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार का फैसला ठीक नहीं है। गिने चुने सवालों में से एक है जिसमें लोग मोदी सरकार के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। आप क्या इस फैसले को गलत मानते हैं? आवाज नहीं गई लगता। आवाज नहीं गई उनके पास। हाँ, मैं भी मानता हूं कि अगर सरकार और लोकसभा की अध्यक्ष ये पद दे देती कांग्रेस को, इससे कोई नुकसान नहीं होता। पहली बात, इससे क्या होता, एक नई अच्छी परंपरा बनती। भले ही कानूनन 10% की एक बाध्यता है, 44 सीटों के साथ वो नहीं बन सकते,
लेकिन अगर ये दे देते हैं तो एक अच्छी परंपरा की शुरुआत होती। एक तरफ मोदी खुद बार बार ये कहते हैं कि हम सहमति से सरकार चलाना चाहते हैं, हम फैसले बड़े काम सहमति से करना चाहते हैं, बहुमत से नहीं, सहमति से। तो ये बहुमत से ऊपर जाकर और आगे जाकर सहमति से एक अच्छा, महत्वपूर्ण और नया पद, ये बात सही है प्रभु भी जो कह रहे हैं, एक नया पद ये बना है, वो अगर वो कांग्रेस को देते तो इससे एक अच्छी परंपरा होती। जरूरी नहीं है कि हर बार नई परिस्थितियों में हम पुराने कानूनों में ही अपने को बांध लें। नई परिस्थितियों में नए कानून और नए नियम बनाए जा सकते हैं, नए कदम उठाए जा सकते हैं। अब एक व्यावहारिक समस्या है जो आपने भी 3 संस्थाएं गिनाई हैं जिनमें नेता विपक्ष का होना जरूरी है। उसमें अब क्या होगा? अब उसके अभाव में जो भी फैसले लिए जाएंगे उन पर उंगली उठाने का अधिकार कांग्रेस को और आलोचकों को मिलेगा। कोई भी ये सवाल उठा सकेगा कि एक जो इन संस्थाओं में सर्वोच्च पदों के चयन के लिए समिति बननी थी, उसमें आपने उसको पूरा नहीं, अधूरी समिति है, तो वो एक उसकी वैधता पर भी उससे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो मुझे लगता है कि वो अगर ये फैसला करते और नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को देते तो उनका बड़प्पन दिखता। इससे कोई बीजेपी को नुकसान होने वाला नहीं है, इससे फायदा ही होता, शायद उनकी छवि को और देश को तो होता ही। देश को तो होता ही। प्रभात झा जी, ऐसा क्यों नहीं किया, बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया मोदी जी ने? जनादेश का पालन करना और जनादेश का सम्मान करना हम सबका दायित्व है। अभी आपने गिनाया कि विपक्ष का नेता नहीं होगा, और राहुल जी और प्रभु जी ने भी कहा कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं जिसमें चयन करना पड़ता है। अभी हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा से जुडिशरी बिल पर बात हुई, उसमें लिखा गया है कि सबसे बड़े दल का नेता। ऐसे ही एक और सुझाव आया कि जहां पर लोकसभा में नेता नहीं है विपक्ष का, तो उनकी पार्टी के राज्यसभा के नेता आ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। सवाल यह है कि स्पीकर का मामला है, ये सरकार का मामला नहीं है। आप कह सकते हैं कि सरकार ने स्पीकर बनाया है, आप सबने मिलकर बनाया है, लेकिन कानून, संविधान, और अभी तो यह होगा, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई, वहां पर भी जवाब मिला कि यह स्पीकर का जुडिक्शन है, आपका काम नहीं है, हम अपना काम नहीं करेंगे, स्पीकर को करना है। इसलिए स्पीकर जो निर्णय ले हम उनसे बंधे हुए हैं। स्पीकर बना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं, अटल जी बहुत बार प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी देश उन्हें सदैव प्रतिपक्ष, अपनी भूमिका तय करनी पड़ती है, अपने को काम में लगाना पड़ता है, देश में झोंकना पड़ता है। खाली लाल बत्ती और इन सब चीजों, दुनिया सदैव लाल बत्तियों में कांग्रेस रही, क्यों तड़प रही है कांग्रेस? मैं इसका सवाल करना चाहता हूं। कांग्रेस को तड़पना नहीं चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में चली गई। इसलिए जनादेश का सम्मान करें। जनता ने मत के आधार पर जहां रखा है वहां रहना चाहिए, हमारी ये मान्यता है। नहीं, सड़क और संसद में तो विपक्ष की भूमिका निभाई जा सकती है, लेकिन सिलेक्शन पैनल्स का क्या होगा? सिलेक्शन पैनल्स में मैंने बताया कि बड़े दल की बात हुई है और उनके राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद है, वो आ सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? प्रतिपक्ष का नेता राज्यसभा से आ जाएगा। नहीं, लोकपाल की पैनल पे तो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे जवाब मांगा है 4 हफ्ते में। निश्चित तौर पर वो जवाब दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रभु, क्या है, संभव है कि राज्यसभा के नेता को बिठा दिया जाए? नहीं, एक दो जगह ऐसे कानून जो क्लियर नहीं है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना चाहिए, किस सदन से होना चाहिए, 2-4 लॉ ऐसे हैं जिसके अंदर क्लियर नहीं है, तो उसका फायदा उठा करके बीजेपी ऑफर कर सकती है कि चलो आप लोकसभा का लीडर ऑपोजिशन रिकॉग्नाइज जो है वो गुलाम नबी आजाद हो सकते हैं। 2-3 जगह ऐसी है, परंतु लोकपाल बिल के अंदर लीडर ऑफ द हाउस लिखा, लोकसभा के लिए लिखा गया है। तो वहां पर इसलिए सवाल उठाया गया है कि जब जिस सिलेक्शन कमेटी का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, उसके अंदर एक व्यक्ति अगर मिसिंग है तो वो कमेटी पूरी नहीं हो सकती। अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फ्रॉम द लोकसभा अगर नहीं है पैनल के अंदर, वो कमेटी चयन नहीं कर सकती लोकपाल किसी एक व्यक्ति का। इसलिए ऐसी कमेटियां जिसके अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो लोकसभा का है वो उसके अंदर मेंबर नहीं है, तो आप सीवीसी चीफ CIC जो है, जैसे फॉर एग्जांपल, उसका अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते।
इसलिए रुके हुए आपको देखते हैं कि सीआईसी का अपॉइंटमेंट होने वाला रुका हुआ है अपॉइंटमेंट कि इसके ऊपर कौन बैठेगा लोकसभा के अंदर, क्योंकि जब तक पैनल के अंदर 5 नाम लिखे हुए हैं तो 5 में से एक अगर नहीं है तो पैनल बैठ नहीं सकता। ये जरूरी है कि 5 होने चाहिए, उसमें से अगर एक की राय नहीं मिलती है तो सरकार कह सकती है मेजोरिटी से हमने फैसला कर लिया। जब कमेटी पूरी नहीं हुई है सरकार पैरालाइज हो जाएगी, काफी चीजें आपकी अपॉइंटमेंट रुक जाएंगी। तो मेरे को लगता है सरकार को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटी छोटी लड़ाइयों को छोड़ करके आप बड़ी लड़ाइयों के ऊपर एक लाल पीली झंडी से क्या होता है, लाल गाड़ी से, कि आप लोगों ने कई लोगों को कमेटियों में डाल दिया, कई अनएम्प्लॉयड लोगों को आपने जॉब दे दी, अभी दी है। आज भी एक बाबू की कमेटी आपने बना दी, फिर उससे पहले 3 बाबुओं की कमेटी और बन चुकी है। तो आप इतनी सारी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जो आपका हक बनता है, आपको मैंडेट दिया लोगों ने। तो एक उनको कांग्रेस पार्टी को अगर झंडा देने तो क्या होगा, जैसे कांग्रेस पार्टी ने अडवाणी जी को एक बहुत बड़ा कमरा दे रखा था पार्टी के अंदर, वहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास अपना कमरा था राज्यसभा में और लोकसभा में, उसके बावजूद भी अडवाणी का कमरा खाली नहीं कराया, परंतु दिया उन्होंने। करा सकते थे, खाली वो नहीं कराया स्पीकर ने, स्पीकर के हद के अंदर था कि लोकसभा कर सकते थे। ये छोटी चीजों के अंदर जब इतना बड़ा मैंडेट है, इतने अच्छे काम आप कर रहे हैं, हमारा सर्वे आपको इतनी शाबाशी दे रहा है, तो छोटी चीजों के ऊपर अगर आपका सर्वे कह रहा है कि नहीं आपने गलत काम किया है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मेरी तो यही कहना होगा और कुछ नहीं। तो राहुल जी ध्यान देना चाहिए था। प्रभु जी की बात में सरकार तक बिल्कुल, मैं पहुंचा तो दूंगा। हम दोनों देखिए एक ही बात कह रहे हैं, प्रभु भी और मैं भी, और मैं उसको एक दूसरे सिरे से मैंने उसका संकेत किया था। ये देखा जाए कि अगर प्रेसिडेंट होते हुए भी, नियम ना होते हुए भी अगर लोकसभा अध्यक्ष ये नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को दे देती है तो उससे नुकसान क्या है? क्या उससे किसी का भी कोई नुकसान है? क्या उससे संसद का नुकसान है? क्या उससे राजनीति का नुकसान है? अपने लोकतंत्र का नुकसान है? क्या सरकार का नुकसान है? या कोई कानून वायलेट नहीं हो रहा? बीजेपी और प्रधानमंत्री या इस सरकार की छवि को कोई नुकसान है? कोई कानून, कोई उसकी मनाही नहीं है, इसलिए किसी कानून का भी उल्लंघन नहीं है। तो एक नई परिस्थिति आई है जिसके बारे में पहले की किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है कि 44 सीटें हो जाएंगी कांग्रेस की या किसी एक विपक्षी पार्टी की। अब जब नई परिस्थिति आ गई है तो एक नया उपाय करना पड़ेगा ना। नया उपाय यह है कि भाई आप उसको स्वीकार कर लीजिए। जनादेश ने जिस भी पार्टी को, अभी हमारे मित्र जनादेश की बात कर रहे थे, जनादेश ने जिस भी पार्टी को सबसे बड़ा विपक्षी दल बनाया है, चाहे उसकी संख्या कितनी ही हो, इस जनादेश को इस रूप में भी देखकर उसको ये नेता विपक्ष का पद दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि देना चाहिए। ये एक अच्छी नई लोकतांत्रिक परंपरा बनती। इससे जनादेश के एक नए तरह से, मैं कहूंगा, रचनात्मक सम्मान का मार्ग खुलता। एक सवाल पूछा था प्रभाजय जी हमने कि क्या मोदी सरकार कम भ्रष्ट है। 70% लोग कहते हैं कि हाँ कम भ्रष्ट है, लगभग 17% लोग कहते हैं कि नहीं। मतलब लोग का मार्ग खुलता। एक सवाल पूछा था प्रभाजय जी हमने कि क्या मोदी सरकार कम भ्रष्ट है। 70% लोग कहते हैं कि हाँ कम भ्रष्ट है, लगभग 17% लोग कहते हैं कि नहीं। मतलब लोग अभी भी मानते हैं कि सरकार में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मौजूद है। इस पर आप क्या कहेंगे? 60 वर्षों से स्थापित भ्रष्टाचार जो था, अगर ये बात आई है कि कम भ्रष्ट, तो हम संतोषजनक है। और धीरे धीरे जिस स्तर पर भ्रष्टाचार होगा उसको समाप्त करने की दिशा में हमारी सरकार ने कोशिश प्रारंभ की है। जब जिस सरकार ने सफाई अभियान से, कार्य संस्कृति के अभियान से, 2 अक्टूबर से स्वच्छता अभियान से अपनी बात कही है, हमको विश्वास है कि आपका यह अगली बार जब आप सर्वे करेंगे तो उसमें और अच्छी बातें आएंगी कि भ्रष्टाचार मुक्त यदि कोई सरकार है तो उसका नाम है भाजपा नीत एनडीए सरकार। राहुल देव जी, एक बड़ा सपना देखा है मोदी जी ने कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए इस देश को। क्या वाकई में संभव है कि यह पूरा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है? देखिए, मैं 100% में विश्वास नहीं रखता और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यवहारिक व्यक्ति नहीं रखेगा। तो जिस हमारे सामाजिक व्यवहार को, सामाजिक चरित्र को बनने या आप कह सकते हैं बिगड़ने में कई 100 साल लगे हैं और तब जाकर हम ये पाते हैं कि भ्रष्टाचार आज हमारी समाज की नसों में समा गया है, उसको 5 साल में, 10 साल में पूरी तरह मिटा देना संभव नहीं है। लेकिन अगर एक बड़ी हद तक उसको कम किया जा सके,
अगर पूरी व्यवस्था को, प्रशासन को नियम पर आधारित किया जा सकता है, अगर उसको डिजिटाइज कर दिया जाए, जिसमें व्यक्तिगत निर्णयों की छूट नौकरशाही को कम से कम होती जाए, जिसमें और जो दिशा की ओर बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो काफी बड़ी हद तक पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाकर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाकर इसको कम किया जा सकता है। लेकिन ये आसानी से नहीं होगा, ये 10 साल में नहीं हो सकता, अगर पूरे भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात आप कर रहे हैं तो, लेकिन फिर भी एक बड़ी हद तक उसको किया जा सकता है। बड़ी हद तक किया जा सकता है भ्रष्टाचार मुक्त। और बातों पर बहस होगी, कूटनीति पर बहस होगी, नवाज शरीफ पर बहस होगी, पाकिस्तान पर बहस होगी। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देख रहे हैं 100 दिन का सबसे बड़ा सर्वे, मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या सवाल हमने सामने रखे हैं। सबसे पहला सवाल, क्या मोदी महंगाई रोकने में कामयाब रहे हैं? क्या कहता है हमारा सर्वे? हमारा सर्वे कहता है हां कह रहे हैं 27.5% लोग। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है और मोदी सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि 70% लोग ना कह रहे हैं और 2.5% लोग कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। ये कहना है 2.5% लोगों का कि हम कुछ कह नहीं सकते। वहीं काला धन वापस लाने की मोदी सरकार की कोशिशों से आप संतुष्ट हैं क्या? हां कह रहे हैं 65.9% लोग, ना कह रहे हैं 28.7% लोग और वही 5.3% लोग कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। क्या मोदी के राज में धार्मिक तनाव बढ़ा है? हां कह रहे हैं 48.2% लोग, ना कह रहे हैं 49% लोग और 2.8% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष पद न देकर मोदी ने ठीक नहीं किया, इस पर हां कह रहे हैं 45.9% लोग, नहीं कह रहे हैं 48.5% लोग और कह नहीं सकते कह रहे हैं 5.5% लोग। और हमारे साथ एक नए मेहमान और खास मेहमान जुड़ गए हैं। जेडीयू के सांसद पवन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन वर्मा जी, हमने डिप्लोमेसी की भी बात करी है। हमारे सर्वे का कहना है कि कश्मीर मसला हल करने की दिशा में क्या सही शुरुआत की है मोदी ने, और लोगों का कहना है 68% लोगों का हां। आपका क्या मत है? मैं समझता हूं जहां तक कश्मीर की नीति रही है दीपक जी, उसमें गफलत नजर आती है। आप सिर्फ देखिए सिलसिला क्या रहा है। चुनाव के दौरान मोदी जी बरसते थे पिछली सरकार पर कि वो बड़ा नरम एक रवैया अपना रही है। सरकार में आने के बाद ही जब न तो कैबिनेट थी न एनएसए था, उन्होंने नवाज शरीफ को बुला लिया। नवाज शरीफ ने यहां पर आकर के कश्मीर की बात नहीं की, न हुर्रियत से मुलाकात की, पर हमारे विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। जब नवाज शरीफ वापस गए तो उनकी सब तरफ से आलोचना पाकिस्तान में हुई और जो हार्डलाइनर्स थे वो मजबूत हो गए। उसके बाद सिलसिलावार सीजफायर वायलेशन चलते रहे। 26 से 27 सीजफायर वायलेशन हुए। 13 जून को इस सरकार ने एक वक्तव्य निकाला कि जब टूट गया शायद नहीं रहेगा कोई बातचीत नहीं होगी। 15 जून को अरुण जेटली ने जम्मू से कहा कि पीस ऑन द बॉर्डर बड़ा जरूरी है। और जब ये सीजफायर वायलेशंस चलते रहे तो आपने क्या कहा कि अब आप फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स करेंगे। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स का एजेंडा पूछा गया तो उन्होंने कहा एजेंडा नहीं है, ये टॉक्स अबाउट टॉक्स है। उसके बाद हुर्रियत से मुलाकात पर आपने टॉक्स काट दिए। टॉक्स होते भी तो आप किससे वहां बात करते। नवाज शरीफ गवर्नमेंट के सरकार की हालत आप पाकिस्तान में देख ही रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रति रणनीति क्या है? व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन? व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन? प्रभु, आपको लगता है कि गफलत में है वाकई सरकार?
पाकिस्तान के इश्यू के ऊपर मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो भी स्टैंड लिया न्यू टॉक्स वाली, मैं तो इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि पिछली सरकार जो है वो ढुलमुल सरकार थी, क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम पर पाकिस्तान से वार्तालाप करना चाहिए। वो आपको खून देते रहे, मारते रहे आपके लोगों को, और आप उनसे हाथ मिलाते चले जाएं, ये गलत है। और मोदी साहब ने नवाज शरीफ को क्यों बुलाया, तो मेरे को इसके ऊपर मिस्ट्री है। मेरे को लगता नहीं है कि उनको बुलाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई सरकार नहीं है, कुछ बात भी नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जो ISI है वो हमारे देश को बर्बाद करना चाहती है। शेडो बॉक्सिंग हो रही है, एक कोल्ड वॉर चल रहा है। पिछले 25 सालों के अंदर उन्हें 80,000 लोग मार दिए। तो हमारे को लगता है कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का डायलॉग तब तक बंद हो जाना चाहिए जब तक वहां पर कैंप्स जो हैं वो बंद नहीं होते, जब तक वहां पर जो लोग रहते हैं वो हमारे यहाँ क्रॉस नहीं करते। तो इस तरह से कोई भी बातचीत उनके साथ बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको आइसोलेट करना चाहिए। मनमोहन सिंह ने एक बार ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल, मुंबई किया तो वो पकड़े नहीं। मेरे को अपनी बात पवन पूरा करने दीजिए। आप डिप्लोमेट हैं, कम बोलते हैं, पर मेरे को बोलने दीजिए। तो इसलिए जो पाकिस्तान से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगता है इन लोगों को, लोग जो है आने जाने की बात करते हैं, लाहौर में पार्टियां करनी है, दिल्ली में पार्टियां करनी है, पाकिस्तान हाई कमिश्नर को बुलाकर कैसे लगता है जैसे भगवान उनके घर के अंदर आ गया। इस तरह की जो पेज 3 के लोग जो हैं पाकिस्तान से दोस्ती करते रहे और गांव के लोग मार खाते रहे और गरीब आदमी मरता रहे बम्बों के अंदर, उसको खत्म करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक वहां पर कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ जाती, वहां पर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसके और पूरी पावर हो, उनसे बात करने के लिए तब तक नहीं है। 26/11 का अभी तक कोई उन्होंने वापस नहीं दिया। हाफिज साहब खुलेआम घूम रहे हैं वहां के अंदर जाकर के, वो सब जगह लोगों को मारने के लिए बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं उनसे बात कर लें, क्यों? क्योंकि हम लाहौर जाके पार्टियां कर सकें, या वहां के लोग आकर के यहाँ पर अपना म्यूजिक चला सकें, यहाँ के डॉलर कमा करके चले जा सकें। पाकिस्तान से किसी किस्म की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो कह सकते हैं कि मेरी पाकिस्तान के अंदर चलती है। वो आकर के यहाँ खाना खा करके चले जाते हैं, वहां जाकर गोलियां चलवा देते हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि अगर बातचीत नहीं करने का फैसला किया है, ये पॉलिसी क्लियर है। उनको बुलाना नहीं चाहिए था नवाज शरीफ को। जब नवाज शरीफ से तभी कारगिल भी हुआ था, उनको वहां से हटा के चला गया था। तो मेरे को लगता नहीं है कि जब भी हमने हाथ बढ़ाया पाकिस्तान के अंदर, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे उससे पहले मनमोहन सिंह उसके बाद हो, उसके बाद यहाँ हमारी बेइज्जती हुई है। तो पाकिस्तान को टोटली पराया डिक्लेयर कर देना चाहिए, इंटरनेशनल आइसोलेशन में होना चाहिए, फिर हमको बात करनी चाहिए। विदेश नीति के ऊपर लुक ईस्ट पॉलिसी जो शुरू की थी किसी जमाने के अंदर, उसको मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। जापान भी गए, भूटान भी गए, नेपाल भी गए, सब जगह होकर के आ गए हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है जिन पड़ोसी देशों से मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर झगड़ा होता रहता था, वहां पर हमारे प्रति रेस्पेक्ट बढ़ रही है। तो फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल दृष्टि से लगा जाए तो एक बैलेंस पॉलिसी चल रही है। परंतु पाकिस्तान के ऊपर जो लगता है कि मोदी जी को एक पेज 3 वालों से हमें एंडोर्समेंट भी ले लेना चाहिए और उसके साथ लड़ाई भी करनी चाहिए। जो RSS का एजेंडा है या बीजेपी का एजेंडा है, उसको छोड़ करके सेकुलर एजेंडे की बात करें। वहां कंफ्यूजन पाकिस्तान के ऊपर जरूर है कि ट्रैक 2 जो डिप्लोमेसी चलती थी, रिटायर्ड जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उसके अंदर विदेश यात्रा में लगे रहते थे, पता नहीं कहां जाके घूमते रहते, वो सब बंद होना चाहिए। उन्होंने बंद कर दिया, मैं इसका स्वागत करता हूं। आप इसका स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, बताइए कि आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल का रिजल्ट क्या है? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि इसके पहले 24 सवालों के जवाब अपने दर्शकों को हमने दिखा दिए, लेकिन 100 दिन नरेंद्र मोदी सरकार ने आज पूरे किए और इन 100 दिनों का 25वां सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और सवाल यह है 100 दिन में मोदी सरकार के कामकाज को कैसे आंकेंगे। इस पर 40, चूंकि इसके पहले 24 सवालों के जवाब अपने दर्शकों को हमने दिखा दिए, लेकिन 100 दिन नरेंद्र मोदी सरकार ने आज पूरे किए और इन 100 दिनों का 25वां सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और सवाल यह है 100 दिन में मोदी सरकार के कामकाज को कैसे आंकेंगे। इस पर 40.5% लोगों का कहना है उम्मीद से कम, उम्मीद से बेहतर 22.9% लोग मानते हैं, उम्मीद के मुताबिक 31.6% लोग मानते हैं, जबकि 5% ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि कह नहीं सकते हैं। यानी कि अगर उम्मीद से बेहतर और उम्मीद के मुताबिक इन दोनों को हम जोड़ दें तो 54.5% ये आंकड़ा पहुंचता है, और इस लिहाज से कम नरेंद्र मोदी की स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। और अमित शाह का वो डायलॉग भी याद आता है जब उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी न सोते हैं न सोने देते हैं, हमेशा काम ही लेते रहते हैं। तो कम से कम ये आंकड़े उस बात की तस्दीक करते हैं। दीपक जी, न सोते हैं न सोने देते हैं, इसके तो कई सारे मीनिंग्स निकलते हैं। मीनिंग बस सवाल ये कि उनका परिवार नहीं है, उनको आदत है 18 घंटे 20 घंटे काम करने की। आपने देखा होगा जब चुनाव के दौरान भी हो रहा था। परंतु ये 40% जो है कहते हैं उम्मीद से कम है।
ये थोड़ा डराता है। ये थोड़ा डरपोक फिगर, ये बहुत अच्छी फिगर नहीं है, जबकि इतना वो काम कर रहे हैं, इतनी भाषण दे रहे हैं। मतलब वर्ल्ड के अंदर मेरे को लगता नहीं है पिछले 50 सालों के अंदर एक ऐसा नेता आया जितने इतने सारे भाषण किए होंगे। अब जापान के अंदर भी गए और 4 दिन के अंदर 12-13 भाषण कर दिए उन्होंने। और वो एक पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद जो फॉरेन जाते थे एक्सटेम्पोर बोलते थे। मिसेस गांधी भी रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ती थी। मैंने आज तक नहीं देखा कि मोदी जी कोई रिटर्न प्रीलिमिनरी जहां जाते हैं वहां बिल्कुल एक्सटेम्पोर बोलते हैं। विदेश के अंदर जाकर के अपनी भाषा पे कंट्रोल करना, अपने नुआंसेस पे कंट्रोल करना, वो अपने आप में एक अच्छी, उनका काम करने का तरीका अलग, चाहे हम लोग पसंद करें या नहीं करें, परंतु ये है कि उनके कामकाज से लोग अभी भी इतना 40% कुछ कह रहे हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं कमी पब्लिक समझती नहीं है कि वो काम ठीक ढंग से कर रहे हैं। पब्लिक 60% लोग ऐसे हैं जो उनके कामकाज से अभी खुश नहीं है। ये अपने सोचने की बात है, वार्निंग सिग्नल है, एक वार्निंग सिग्नल है। प्रभात झा जी, जो सबसे बड़ी आलोचना मोदी जी की होती है कि अकेले आदमी की सरकार है। नहीं दीपक जी, ऐसा नहीं है। 44 मंत्री प्रधानमंत्री सहित हैं और सबके साथ मिलकर सब स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं। अब यह बात तो तय है कि प्रधानमंत्री तो एक ही होंगे, बाकी तो सब उनके मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे और नेता एक ही है। इसलिए नेता की बात मानना, नेता के निर्देश पर चलना, यह किसी भी अनुशासित पार्टी और सरकार का काम हुआ करता है। और इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि एक ही नेता है, प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं और उनकी बातों को मानना, और नेता वर्षों में बनता है, एक दिन में तैयार नहीं होता है। प्रभात जी के ऑडियो के साथ कुछ प्रॉब्लम है। सीधे चलता हूं संजय निरुपम जी के पास। दीपक जी, संजय निरुपम जी, पवन जी, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। संजय निरुपम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, क्या आप इस क्रिटिसिज्म को मानते हैं कि अकेले आदमी की सरकार है? नहीं, अभी प्रभात जी कह रहे थे कि सारे मंत्री बहुत स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं। यह देश जानता है कि इन मंत्रियों के पास अपना पीए रखने की भी एक आजादी नहीं थी और पीए रखने के लिए भी इनको प्रधानमंत्री जी का परमिशन लेना था। तो ऐसे में किस प्रकार की स्वतंत्रता और आजादी की बात प्रभात जी कर रहे हैं, ये उनको मुबारक। महत्वपूर्ण बात क्या है, 100 दिनों के बाद आज इस सरकार के बारे में लोगों के बीच अगर चर्चा करिए तो लोग कामकाज से बहुत खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि इस सरकार से लोगों ने बड़ी उम्मीद की। मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे, बहुत बड़े बड़े नारे दिए थे। आज वो सारे वादे फेल होते दिख रहे हैं, सारे नारे बेकार साबित हो रहे हैं। मसलन तीन बताऊंगा। एक तो महंगाई का मुद्दा, महंगाई का प्रकरण सामने है। 80 रुपए किलो टमाटर दिख रहा है, डीजल महंगा हो गया, रेल का भाड़ा महंगा हो गया, और आपके जो ये आलू और शुगर और इस तरह की चीजें, पूरा फूड इन्फ्लेशन 9.7% पे अभी सब चल रहा है। तो महंगाई के फ्रंट पे पूरी तरह फेल हो गई सरकार। दूसरा, काला धन। खुद नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह दोनों ने अपने भाषण में कहा था चुनाव प्रचार के दरमियान कि 100 दिनों के अंदर हम काला धन लेके आएंगे, हमको सत्ता में आने का मौका दीजिए। 100 दिनों के अंदर सिर्फ एसआईटी बनी है, और वो भी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस करने के दृष्टिकोण से बना है। काला धन नहीं आया है, इससे भी लोगों में नाराजगी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, पूरे देश की सुरक्षा के संदर्भ में इन्होंने हमेशा अपने 56 इंच का सीना दिखाया था। और बड़ा, अगर मैं सत्ता में आ गया तो हमारे एक जवान की हत्या होगी तो हम 10 मुंडी ला करके पाकिस्तान से आपको दिखाएंगे। पिछले 100 दिनों में 50 जवान मारे जा चुके हैं। एवरेज रोज 2 जवान मारे जा रहे हैं, आज भी 3 मारे गए हैं। और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जापान में बांसुरी बजा रहे हैं। एक विश्व इतिहास का बहुत पुराना प्रकरण है कि जब रोम जल रहा था तो कोई बांसुरी बजा रहा था। तो आज बिल्कुल नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो प्रमुख विषय थे, उन विषयों के ऊपर पूरी तरह से फेल हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश की बहुसंख्यक जनता कह रही है। और यूं ही अगर चलता रहा तो धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की जो व्यक्तिगत लोकप्रियता है वो भी कम होती चली जाएगी, सरकार की लोकप्रियता तो घटती चली जा रही है। ऐसा मेरा आकलन है पूरे 100 दिन के इनके कामकाज में। पवन वर्मा जी, क्या आपको भी लगता है कि मंत्रियों को काम करने की छूट नहीं है? आप भी राज्यसभा के मेंबर है जेडीयू से। देखिए, यूपीए सरकार में ये सही है कि प्रधानमंत्री के ऑफिस को दरकिनार किया गया था, पर अब मैं समझता हूं कुछ स्थिति बिल्कुल उलट सी हो गई है कि एक अति ज्यादा केंद्रीकरण प्रधानमंत्री के ऑफिस में और एक व्यक्ति में हो गया है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, अब किसी मंत्री से बात करें बीजेपी सरकार में,
अनौपचारिक रूप पर, तो आपको मालूम ही हो जाएगा कि एक ऐसा वातावरण सा बन गया है कि हर मंत्री को लगता है कि उस पर नजर रखी जा रही है और कोई डिसीजंस नहीं ले सकता है। हम तो पार्लियामेंट में देखते हैं मंत्री अनप्रिपेयर्ड आते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज एक कैबिनेट की प्रक्रिया चली आ रही है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो कंसर्न मंत्रालय है उसके मंत्री होते हैं। अब एक 2 लाइन का नोट आ जाता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कि गृह मंत्री के पास सिर्फ बाद में अपने हस्ताक्षर करने के लिए निर्णय आएगा, वो निर्णय प्रधानमंत्री लेंगे। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अभी जो राजनाथ सिंह जी का सार्वजनिक बयान आया, वो दिखाता है, दर्शाता है कि सरकार के अंदर प्रधानमंत्री प्राइमस इंटर पेरिस होता है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। पर यह हालत नहीं होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री हो और इस कदर केंद्रीकरण हो जाए कि और मंत्री सदा इनसिक्योर अपने को फील करे। एक बात और कहना चाहता हूं दीपक जी, देखिए 2 कारण है जिसके वजह से वो जो आपके आंकड़े हैं जिसमें 40% लोगों ने कहा है कि वो उम्मीद से कम सरकार ने परफॉर्म किया है। इतने जल्दी इतनी बड़ी बहुमत पाने के बाद, जैसे प्रभु जी कह रहे थे, प्रभु चावला जी, ये वरिंग मैटर है सरकार के लिए। और उसमें मैं 2 कारण बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो इस सरकार के परिकल्पना में समावेशी विकास, मैं समझता हूं कहीं उसका हस्तक्षेप ही नहीं है। जिस तरह से आप बजट को भी किसी तरह से भी विश्लेषण करें, जो करोड़ों लोग हैं जो कृषि के साथ जुड़े हैं, जो गरीब है, जो जिनको शिक्षा की जरूरत है, जिनको स्वास्थ्य की जरूरत है, उसके लिए कहीं कम पैसा मुहैया किया गया है। पर एक दूसरी परिकल्पना है स्मार्ट सिटीज, स्टेट ऑफ द हार्ट हाईवेज, डिजिटल इंडिया, कि जैसे वो दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा भारत है ही नहीं। दूसरी चीज मैं समझता हूं कि सुशासन, जो ये सरकार अपना एक नारा मानती है, और सामाजिक और धार्मिक सौहार्द, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और जिस तरह से कुछ तथ्य हैं जो कि बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको छूट दे दी गई है। जिस तरह के बयानबाजी करने में जिन लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है और जिस पे कोई टिप्पणी नहीं है, कोई रोक नहीं है, कंप्लीट साइलेंस है ऊपर से, उससे जो वातावरण बन रहा है, उससे हर धर्म के लोग परेशान हैं। हर धर्म के लोग परेशान हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की साख लौटाई है? राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की साख मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय की साख लौटाई है? इस पर होगी हमारी बड़ी बहस इस ब्रेक। मोदी सरकार की 100 दिन पर इस बड़ी बहस पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 100 दिन के परफॉर्मेंस पे। हमने आपको पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाया मोदी सरकार का, और अब हमारी चर्चा इस बात पर चल रही है कि मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा। बहुमत में लोग मानते हैं कि मोदी सरकार का कामकाज अच्छा रहा, लेकिन 40% लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि औसत से बेहतर कामकाज नहीं रहा, औसत से कम बेहतर कामकाज रहा। लेकिन मेजॉरिटी के लोग औसत से अच्छा या अच्छा कामकाज मानते हैं मोदी सरकार का। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की साख वापस लौटाई है? मेरा सवाल संजय निरुपम जी से। संजय निरुपम जी, जिस तरह से ऑर्डिनेंस फाड़ा था राहुल गांधी ने, जिस तरह से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब के प्रधानमंत्री, उनकी साख को धक्का लगा मंत्री कार्यालय की साख वापस लौटाई है। मेरा सवाल संजय निरुपम जी से। संजय निरुपम जी, जिस तरह से ऑर्डिनेंस फाड़ा था राहुल गांधी ने, जिस तरह से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब के प्रधानमंत्री, उनकी साख को धक्का लगा था, इससे अच्छा तो बेहतर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी साख बनाई है वही साख चलती रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह की साख को तो बट्टा लगा था, कम से कम नरेंद्र मोदी की साख को बट्टा तो नहीं लग रहा है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साख पर बट्टा लगा था कि नहीं लगा था, इस विषय पे हम कभी और चर्चा करेंगे। आज हम
आज के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी ताकत और शक्ति और उनके कार्यालय के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक परसेप्शन बना दिया गया है प्रधानमंत्री बहुत मजबूत। मैंने सुना था कि एक मंत्री के बेटे को बुला के उन्होंने बहुत डांटा और एक अफवाह खंडन भी कर दिया उसका। रिश्वत मांगी थी और प्रधानमंत्री ने कहा कि रिश्वत वापस ले लो। जैसे ही मंत्री ने आ रहा हूं ना, रुकिए तो जरा, जैसे ही मंत्री ने धमकी दी मैं रिजाइन कर दूंगा, उस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय उसका खंडन करता है। और जिस रात उस बच्चे को बुलाया गया था उसी रात प्रधानमंत्री कार्यालय से एक सर्कुलर इशू होता है, उस मंत्रालय के सारे आईपीएस अधिकारियों की तबादले का जो काम है वो प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय की मजबूती का सबूत नहीं है। प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में एक बलात्कार का आरोपी है, एक ऐसे मंत्री है जिनके 3-3 फर्जी डिग्री चल रही है, इसके ऊपर पूरा देश चिल्ला रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। पूरे देश में कभी बीएचपी के लोग, कभी आरएसएस के लोग, कभी योगी आदित्यनाथ, ऐसे तमाम लोग और बीजेपी के लोग अलग अलग जगहों पे दंगे भड़का रहे हैं, पूरे देश को तोड़ने के तरह तरह के बयान दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री शौचालय पे 1-1 घंटा भाषण दे सकते हैं, लेकिन ये जो देश में जहर बोने वाले लोग, उनकी पार्टी के लोग, उनके परिवार के लोग जो भाषण दे रहे हैं, उनके ऊपर तो एक टिप्पणी नहीं करते। फिर एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री, या तो इनकी मौन सहमति है इस प्रकार की हरकतों की, या इस प्रधानमंत्री को मजबूत नहीं कहा जा सकता। अगर प्रधानमंत्री मजबूत होंगे और देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते हैं तो उनकी पार्टी, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर गलत हरकत करता है तो उसको रोकेंगे। आज प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? कोई मंत्री कहीं विदेश जा रहा है, टी शर्ट पहन के उसके टी शर्ट उतरवा दे रहे हो। कोई आदमी कहीं किसी के साथ डिनर कर रहा है या लंच कर रहा है, उसका लंच की कैंसिल करवा दे रहे हो। ये मुझे नहीं लगता कि ताकत, ये तो आपके पास जो गुप्तचर एजेंसियां उसके जरिए जिसमें आप बहुत माहिर माने जाते हैं, उसके जरिए अपने लोगों पर नजर रखने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की ताकत यह होती है कि देश में उनकी पार्टी या बाहर से भी कोई भी व्यक्ति देश की एकता, अखंडता को अगर चुनौती देता है तो उसको रोके, वो चुप्पी न साधे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री की ताकत का मतलब यह होता है कि अगर पाकिस्तान पिछले 100 दिनों में 50 जवानों की हत्या कर चुका है तो उससे निपटे। कैसे निपटना है उनको तय करना है। मैं नहीं कह रहा हूं युद्ध करें, लेकिन उनसे निपटने की ताकत उनको दिखानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया, वो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, सब पे नजर रखते हैं, लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही है। जो काम निकल के आना चाहिए, जो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यवश आपको सबको लग सकता है प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री की ताकत सही ढंग से देश में रचनात्मक दृष्टिकोण से इसका इस्तेमाल हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। प्रभात जी, प्रधानमंत्री की ताकत का रचनात्मक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, नकारात्मक हो पा रहा है, ये कह रहे हैं संजय निरुपम। अब प्रधानमंत्री संजय भाई से पूछिए कि 10 जनपद से तो नहीं चल रहा है ना, सुपर प्राइम मिनिस्टर तो कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो कोई नहीं है, कैसी बात करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि सच को स्वीकार करने की ताकत अभी कांग्रेस में नहीं है। आपकी सरकार की कोई भी कमी, कोई भी नहीं, मैं आप जरा चुप रहिए, मैं नहीं बोला हूं आपके बीच में। सत्ता में है, सरकार चला रहे हैं, अपनी गलतियों पे जवाब दीजिए। हमारे जमाने में क्या होता है उसका तर्क देने का कोई मतलब नहीं है। आप सुनिए तो सही, अपोजिशन में नहीं है, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। आप सरकार चला रहे हैं, आप अगर कुछ सवाल ये नहीं है तो उसका जवाब आप प्रधानमंत्री कार्यालय से देश चल रहा है। जमाने में क्या होता था कि नहीं होता था, ये आपके पास कुछ भी नहीं है। बार 100 दिन में आप कहने की ताकत नहीं रखते हैं कुछ भी। आपके पापों को याद दिलाया जाए तो आप बोलते हैं यूपीए के जमाने में ये होता था। अरे वो सब बंद करिए। आप क्या कर रहे हैं इसके ऊपर जवाब दीजिए, अगर हिम्मत है तो। हिम्मत नहीं है तो जवाब मत दीजिए। यूपीए के जमाने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें हमने खूब चर्चा की है, आगे भी चर्चा कर लेंगे। आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री की नाकामयाबियों की चर्चा हो रही है, सत्ता में जवाब देने की ताकत दिखाई। अच्छा संजय भाई, 30 सेकंड में प्रभात जी को जवाब देने दीजिए। 30 सेकंड में हो रहा है, मेरे पास वक्त नहीं है। प्रभात जी प्लीज 30 सेकंड में। दिक्कत दीपक जी ये है कि आप कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा है, टूट चुकी है, संत्रांश, हताश, निराश है, और उसके पास सिर्फ ये बचा है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। भारत की प्रगति के लिए वर्तमान मोदी सरकार रात दिन लगी हुई है और हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए संजय भाई, मुझे यहीं पे रोकना होगा। अफसोस, मैं कुछ लोगों को वक्त ज्यादा नहीं दे पाया, इसका मुझे अफसोस है, लेकिन बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।